तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, ठीक है। और एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर देंगे और एक बार कंफर्म कर दें वॉइस आ रही है। ओके कार्तिक, थैंक यू। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है देखेंगे। राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कन्फेडरेशन है, या राज्यों का यूनियन है, क्या है? तो जैसे कि संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र का उपबंध किया गया है। उसके अंतर्गत भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में उपबंध किया गया है कि भारत क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। कहने का मतलब ये है कि जो आपके राज्य हैं, जो आप भारत है, जो भारत संघ है, ये किसी राज्य से समझौते का परिणाम नहीं है। ये क्या है? ये संघ है। तो भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 122, नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें निहित होती है? नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें निहित होती है? तो देखेंगे हम लोग संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित होती है? संसद में। जैसे कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना का उपबंध है, और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण, उनके नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन जो है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जा सकता है। और यह शक्ति या परिवर्तन करने की शक्ति किसको मिली है? संसद को। संसद अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों की प्रवेश एवं स्थापना कर सकता है, और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद जो है किसी राज्य का निर्माण कर सकता है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है, सीमा में परिवर्तन कर सकता है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। और यह शक्ति किसके पास है? यह शक्ति संसद के पास है, ठीक है। यह शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट कार्तिक, 122 का ए होगा। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 123। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण में सही नहीं है? देखेंगे हम लोग। संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। नेक्स्ट, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे राज्य विधानमंडल के निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है, जिसके क्षेत्र सीमा नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो पहले इसको समझेंगे। जी हाँ, कल यूपीएससी का पेपर है। आपका पेपर है क्या कल? तो प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न क्या कहना चाह रहा? क्वेश्चन नंबर, इसमें हमें ये बताना है कि नए राज्य के निर्माण में कौन सा जो आपका विकल्प है, कौन सा वाक्य सही नहीं है। प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। तो संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है, ये आपका कथन बिल्कुल सही है। संसद को शक्ति है कि संसद जो है विधि के द्वारा कानून बनाकर क्या कर सकती है? नए राज्य का निर्माण कर सकती है। और नए राज्य का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? नए राज्य का निर्माण अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्य का निर्माण, नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन और क्षेत्र में परिवर्तन। क्षेत्र में परिवर्तन का आशय यह है कि किसी क्षेत्र की सीमा घटा सकता है, किसी क्षेत्र की सीमा बढ़ा सकता है, या दो राज्यों की सीमा
अलग करके एक नया राज्य निर्माण कर सकता है। तो ये जो उपबंध है ये किस अनुच्छेद में होता है? अनुच्छेद 3 में। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को ये शक्ति मिली है कि वह नए राज्य का निर्माण कर सकता है। बी देखेंगे, इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। बिल्कुल होगा। जैसे कि अनुसूची 1 किससे संबंधित है? अनुसूची 1 में आपका राज्य और संघ राज क्षेत्र का उपबंध किया गया है। भाग 1 और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र है। और अनुसूची 1 में क्या है? अनुसूची 1 में है राज्य एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो राज्य एवं उसके राज्य क्षेत्र का उपबंध कहाँ पर किया गया है? अनुसूची 1 में, जहाँ पर आपको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन मिलता है, उनके नाम के बारे में उल्लेख मिलता है। तो बिल्कुल जब इस प्रकार का कोई भी संशोधन होगा तो पहली अनुसूची में अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में भी संशोधन होगा। पहली अनुसूची में क्योंकि वो राज्य और संघ राज क्षेत्र से संबंधित है, और चौथी अनुसूची में क्यों होगा? चौथी अनुसूची में जैसे आप लोगों ने देखा है कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है वो राज्यसभा में सीटों का जो प्रतिनिधित्व या जो आवंटन होता है उसमें भी होगा। जब राज्य में परिवर्तन होगा, किसी का क्षेत्र में जो है सीमा कम हो, या किसी का क्षेत्र की सीमा, किसी राज्य की सीमा बढ़ा दी जाए या किसी राज्य की सीमा घटा दी जाए, या किसी राज्य में कोई परिवर्तन होगा, कोई क्षेत्र उससे अलग हो गया हो या कोई क्षेत्र उसमें शामिल हो गया, तो जब उसमें परिवर्तन होगा तो जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर नहीं, जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है विधानसभा के आधार पर, तो उसमें भी परिवर्तन होगा। क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव होता है तो वो जनसंख्या के आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर। और जब आपकी कोई भी क्षेत्र अगर घटेगी या बढ़ेगी या अलग होगी या शामिल होगी तो जनसंख्या में भी परिवर्तन होगा, क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा, तो उसका फिर राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है वहाँ भी परिवर्तन होगा। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है कि इस प्रकार की अगर विधि होती है तो संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में भी संशोधन किया जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? आंसर होगा, इसका आंसर होगा थर्ड, इसका आंसर होगा इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। बिल्कुल नहीं। अगर कोई भी संसद अगर जो आपके राज्य का निर्माण करती है अनुच्छेद 3 के तहत या अनुच्छेद 2 के तहत संसद प्रवेश या स्थापना करती है, तो ये साधारण बहुमत से करती है। कैसे करती है? संसद साधारण बहुमत के द्वारा यह संशोधन किया जाता है, ना कि अनुच्छेद 368 के द्वारा। जो भी ये परिवर्तन होगा इसमें अगर संशोधन किया जाएगा, संसद अगर संशोधन करती है तो उसे अनुच्छेद 368 का संशोधन नहीं माना जाएगा। उसे क्या माना जाएगा? उसे साधारण बहुमत के द्वारा संसद इस पर विधि या इस पर कानून बना सकती है। ओके कार्तिक। हाँ, तो वही क्षेत्र की मतलब क्षेत्र में या तो कोई शामिल होगा या अलग होगा तो क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन होगा, बिल्कुल परिसीमन होगा। तो यहाँ पर जब होगा तो जनसंख्या में भी। राजेश, गुड इवनिंग। समझ में आया? डी इसके प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया हो जिसके क्षेत्र, सीमा या नाम पर इसका प्रभाव हो। मतलब जो भी राज्य, जिस राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा रहा है या उसके नाम में परिवर्तन किया जा रहा है, उस राज्य के विधानमंडल को विचार के लिए भेजा जाता है। तो ये आपका अनुच्छेद 3 के अंतर्गत उपबंध किया गया है कि अगर कोई भी ऐसा परिवर्तन होता है जो वर्तमान राज्य के सीमा या नाम या क्षेत्र में परिवर्तन करती है, तो उस राज्य के विधानमंडल को
उसके क्षेत्र और सीमा पर जो भी प्रभाव पड़ा उस राज्य में भी जो वो राज्य होगा वहाँ पर उसके विचार के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई विधेयक होगा तो एक बार उस राज्य के विचार के लिए भी वह विधेयक भेजा जाएगा। हाँ, उसका विचार कौन भेजता है? राष्ट्रपति भेजता है। पर हाँ, उसकी राय मानी जाए ऐसा संसद बाध्य नहीं। मतलब अगर राज्य कहे कि नहीं, परिवर्तन नहीं होगा, तो इसके लिए संसद बाध्य नहीं है उसकी राय मानना, पर उसके राय के लिए, उसके विचार के लिए एक बार वर्तमान राज्य के पास ऐसे विधेयक को भेजा जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका जो इसका आंसर होगा 123 का सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो भी संशोधन किए जाते हैं ये साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किए जाते हैं, ना कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 124, भारत संघ नहीं है, कथन कारण वाले प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न अब बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो देखेंगे हम लोग। भारत संघ नहीं है, जस्ट मिनट पानी पी लेते हैं, तब तक आप लोग प्रश्न को देखें। भारत संघ नहीं है, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो यहाँ पर देखिए कथन आपका गलत है। यहाँ पर कथन भारत क्या है? भारत संघ है। अनुच्छेद 1 में साफ साफ लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो भारत क्या है? भारत संघ है। तो आपका कथन गलत है। किसी भी राज्य की क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को है। तो बिल्कुल सही है। अभी आपको इससे पहले यही बताया गया कि किसी भी अगर राज्य की सीमा में, नाम में, क्षेत्र में परिवर्तन किया जा रहा तो विचार हेतु एक बार उसके पास विधेयक विचार हेतु भेजा जाता है, पर उसकी राय मानने के लिए संसद या कहें राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ए गलत है किंतु आर सही है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125। नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। देखेंगे कथन ए, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है। और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। यह आपका क्या हो गया? कथन हो गया। कारण देखेंगे, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। कारण क्या है? राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो देखिए कथन और कारण दोनों सही है। यहाँ थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि क्या है। कथन कारण वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं और यहाँ पर गलती होने की संभावना भी बहुत अधिक होती है। तो इसको हम लोग समझेंगे कि क्या प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए कथन और कारण दोनों सही है कि किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति, मतलब अगर किसी भी राज्य की सीमा बदलना हो या उसके नाम में परिवर्तन करना हो या कुछ भी करना, तो वो राष्ट्रपति के ही सिफारिश से संसद में प्रस्तुत की जाती है। बिना राष्ट्रपति के अनुमति के संसद में वो पेश नहीं की जा सकती। तो राष्ट्रपति की ही सिफारिश से संसद में प्रस्तुत की जाती है।
इसके लिए राष्ट्रपति क्या है, संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर, जो विधेयक है, जो प्रस्ताव है, विचार करने के लिए एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते। मतलब जो भी परिवर्तन होना है, जो प्रस्ताव है, उससे संबंधित जो विधेयक है, उस पर एक बार विचार करने हेतु एक खास अवधि, मतलब एक कुछ समय निर्धारित किया जाता है, और उस निर्धारित समय के लिए एक बार राज्य को भेजा जाता है उसका विचार या उसका राय लेने के लिए। एक बार राष्ट्रपति क्या करता है, जिस भी राज्य से संबंधित है, जिस भी राज्य में संशोधन होना है, उस राज्य से संबंधित कोई भी अगर प्रस्ताव है तो एक बार राज्य को राष्ट्रपति भेजता है और एक निर्धारित अवधि के लिए भेजता है, और फिर उस पर राज्य को क्या देना होता है, उस पर राज्य को अपनी राय देनी होती है। पर हाँ, यहाँ पर ये भी ध्यान देंगे कि संसद या राष्ट्रपति वह राय मानने के लिए क्या होता है, बाध्य नहीं होता है। यहाँ पर वही कहा गया कि राष्ट्रपति उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। अगर राज्य कोई आपत्ति करता है या कुछ भी प्रस्ताव देता है तो उसके मानने के लिए संसद या राष्ट्रपति क्या होता है, बाध्य नहीं होता। पर यहाँ पर जो कथन और कारण है दोनों सही है, पर कथन जो है आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। कैसे? किसी भी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है, ठीक है। इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं, क्योंकि जब कभी भी कथन कारण वाला प्रश्न आएगा तो क्योंकि या लेकिन लगाकर आप उसका उत्तर जो आएगा वही आपका उत्तर है। लेकिन जो भी अवधि दी गई है उस अवधि में अगर राज्य कोई भी विचार राय नहीं देता है, अगर राज्य उस अवधि के भीतर निर्धारित अवधि जो राष्ट्रपति ने निर्धारित की है उस अवधि के भीतर अगर राज्य जो है अपना राय या विचार व्यक्त नहीं करता है, तब भी क्या कर दिया जाएगा, तब भी संसद में वह विधेयक प्रस्तुत कर दिया जाएगा। तो एक बार विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति क्या करता है, उस जिस राज्य से संबंधित मामला रहता है या विधेयक रहता है, प्रस्ताव रहता है, उस राज्य को भेजता है। पर अगर निर्धारित अवधि में राज्य अपना विचार नहीं व्यक्त करता, अपना राय नहीं देता है, तब भी क्या करता है राष्ट्रपति जो है संसद को उस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए अनुमति दे देता है, या जो वो विधेयक होता है उसे संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यही यहाँ पर कहने का अर्थ था। दोनों सही है, यहाँ पर कथन और कारण, पर इसकी व्याख्या सही नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर एक अवधि की बात हुई है कि अगर उस खास अवधि में राज्य जो है अपना विचार व्यक्त नहीं करता है, तब भी क्या कर दिया जाएगा, तब भी विधेयक को संसद में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? देखेंगे, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। तो इसका क्या होगा, डी इसका आंसर होगा। देखिए, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या उपबंध किया गया है कि संसद किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। तो ये सब क्षेत्र को मतलब परिवर्तन करेगी, तो किसी क्षेत्र की सीमा बढ़ा भी सकती है किसी राज्य की, और किसी राज्य की सीमा घटा भी सकती है, या उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये भी आपके अनुच्छेद 3 के अंतर्गत उपबंध किया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत उपबंध किया गया। पर एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल करेगा ऐसा उपबंध हमारे संविधान में नहीं किया गया है, ठीक है। गुड इवनिंग सुखसेन जी, गुड इवनिंग। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, एक बार कंफर्म करेंगे क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 126 का डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, सुखसेन जी गुड इवनिंग, आपका कमेंट मैंने देख लिया है। ठीक है, आपका कमेंट मिल गया है। तो यहाँ पर प्रश्न को देखेंगे, कथन वाले आपके प्रश्न है। ठीक है, कथन, पहला कथन देखेंगे, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा, एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। ये भी आपका कथन सही है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सितार मैया, जिसे जेवीपी समिति भी कहते हैं, जिसे हम लोग जेवीपी समिति भी कहते हैं, अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं था। तो तीनों कथन आपका सही है कि संविधान में भारत को क्या कहा गया है, भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है। तो वही आपका इंग्लिश में क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स, बिल्कुल सही शब्द है। और ये भी सही है कि भारत के राज्यों को अलग होने की अनुमति नहीं है या भारत के राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि साफ साफ लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है और कोई भी राज्य जो आपका राज्यों का संघ है, और ये जो आपके अनुच्छेद 1 में उपबंध किया गया है, ये जो संघ है ये किसी राज्य का समझौते का परिणाम नहीं है, मतलब ये किसी से राज्य से समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि क्या है, ये राज्यों का संघ है। तो बिल्कुल सही है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है और राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। इसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु जो भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता देती, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और जो हमारी जेवीपी समिति थी, जेवीपी समिति ने क्या किया था, जो इसके धर समिति की रिपोर्ट आई थी, इसके धर समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए कौन सी समिति गठित हुई थी, इसके धर आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसी रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए जेवीपी समिति का गठन हुआ था। और जेवीपी समिति ने भी राज्य के पुनर्गठन के लिए भाषा को आधार मानने के पक्ष में नहीं था। तो बिल्कुल आपका सही है, इसमें आपके तीनों कथन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 127 का आपका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अभी हम लोगों ने यही देखा कि जो राज्य हैं, सोनू प्रजापति हेलो, कैसे हैं, कैसे हैं आप क्लास में पहली बार लाइव आ रहे हैं क्या? आप लोग हिंदी की क्लास में शायद आया करते थे, हाँ, पॉलिटी की क्लास में भी आया करिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल, हमारा जो भारत है वो राज्यों का संघ है और राज्यों को अलग होने का अधिकार संघ से नहीं है। दूसरा देखेंगे, आपका पहला तो सही है, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। बिल्कुल गलत। अगर कोई राज्य भारत संघ से अलग होना चाहे तो उसको यहाँ पर ये कहा गया है, जो हमारे आर्टिकल, जो हमारे अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 में कहा गया है, जिसमें अभिव्यक्ति की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपबंध किया गया है, उससे सुरक्षा मिलेगी। जो आपके मूल अधिकार है, मूल अधिकार में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो वहां पर यह कह रहा है कि अलग होने पर हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान मिलेगी। बिल्कुल गलत है। अगर कोई भी ऐसी अभिव्यक्ति है जो देश की सुरक्षा, अखंडता, एकता पर खतरा होती है, ठीक है, कोई खतरा होता है, तो क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 91
जो आपका आर्टिकल 90 क्लॉज 1 पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है अगर देश की सुरक्षा का खतरा है या कोई ऐसा मामला है जो मतलब विदेशी देशों से मतलब जहाँ पर मित्रता या वहाँ पर शत्रुता की बात आए या ऐसा हो जिससे देश को खतरा हो, देश की अखंडता, एकता, देश को मतलब देश की सुरक्षा की बात आएगी, तो वहाँ हमारे जो बोलने की स्वतंत्रता है, जो वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस पर निर्बंधन, युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। ये आपके आर्टिकल 91(2) में उपबंध किया गया। 91 जो आपका 19 क्लॉज 1 में बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, तो क्लॉज 2 में क्या किया गया है, उस पर युक्ति युक्त निर्बंधन भी लगाया गया है अगर उससे देश की सुरक्षा को या देश की अखंडता या एकता पर खतरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? आंसर करेंगे आप लोग। तो भारत में यहाँ पर कोई भी आंसर आपका सही नहीं है। ठीक है, एक्चुअली ये प्रश्न आपका पीवाईक्यू है और जिस समय ये पूछा गया था उस समय के लिए तो ये सही था, पर अभी वर्तमान समय के लिए सही नहीं है। तो वर्तमान में कितना है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं, 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी। जब तेलंगाना राज्य बना था, जब तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था, कब किया गया था, 2014 में। ठीक है, 2014 में गठन किया गया था। 2 जून 2014 को क्या किया गया था, तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। 2 जून 2014 को क्या हुआ था, तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। उस समय राज्यों की संख्या कितनी हो गई थी गठन के बाद? उस समय राज्यों की संख्या तेलंगाना राज्य के गठन के बाद 29 हो गई थी। ठीक है, उस समय 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। सुहानी हेलो, क्लियर है? तो जब तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था तो गठन के बाद 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान में कितना है, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनके गठन का वर्ष भी याद रखना चाहिए, जैसे कि किस राज्य का गठन कब हुआ था। जैसे कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1953 को। और पहला कौन सा ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था? तो पहला आपका आंध्र प्रदेश राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित में से कौन संघराज्य क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संघराज्य क्षेत्र नहीं है, देखेंगे। तो गोवा आपका क्या है, गोवा आपका संघराज्य क्षेत्र नहीं है। ठीक है, गोवा का गठन कब हुआ था, 1987 में। गोवा का गठन 1987 में हुआ था, मतलब गोवा को 1987 में राज्य का दर्जा मिला हुआ था। तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है, ये आपका यूटी है। ठीक है, ये भी आपका यूटी है। अब तो दमन और दीव और दादर नागर हवेली को मतलब मर्ज कर दिया गया है और एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। पुदुचेरी भी क्या है, पुदुचेरी भी आपका यूटी है। तो गोवा क्या है, गोवा आपका राज्य है।
और गोवा का गठन गोवा को राज्य कब बना था? 30 मई 1987 को, 30 मई 1987 को गोवा राज्य बना था। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट 132, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? बताएंगे किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा क्या किया गया था? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया। कब बनाया गया? सिक्किम भारत का एक राज्य कब बनाया गया? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 35वें संशोधन के अंतर्गत। 34वें, यहाँ पर देखिए आपका वैसे यहाँ पर आंसर होना चाहिए 36वां। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सबसे पहले क्या किया गया था? 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा, यहाँ पर नोट कर लेंगे, 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को क्या दिया गया था? सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। शाह राज्य का दर्जा दिया गया। यहाँ पर और वैसे राज्य, गुड इवनिंग प्रीति, कैसी हैं आज बहुत दिनों बाद। और 36वें संविधान संशोधन, 36वें संविधान संशोधन द्वारा 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को क्या किया गया? राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे पूछ रहा है कि सिक्किम को भारत का एक राज्य कब बनाया गया, तो उस हिसाब से अगर राज्य की बात की जाए, तो राज्य यहाँ पर 36वां संविधान संशोधन होना चाहिए। क्लास का टाइम, प्रीति क्लास का टाइम आपका 5 बजे रहेगा। ठीक है, क्लास का टाइम आपका 5 बजे रहेगा। टाइम चेंज हुआ है एक्चुअली, और इसके चलते हमें पता है कि बहुत सारे लोग अभी नहीं पता चल रहा है कि क्लास कब हो रही है। कोई नहीं, एक दो मतलब अगले हफ्ते से बिल्कुल रेगुलर हो जाएगा, तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि सभी टीचरों का क्लास का टाइम चेंज हुआ है। ठीक है, तो 5 बजे ये क्लास आपकी चलेगी। तो यहाँ पर ध्यान क्या देंगे, जैसे कि 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला था। क्या मिला था? सह राज्य का दर्जा मिला था। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था। क्या मिला था? राज्य का दर्जा मिला था। तो यहाँ पर क्योंकि 36वां नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन ना होने के कंडीशन में हम 35 को आंसर कर सकते हैं, पर अगर यहाँ पर 36वां संविधान संशोधन होता तो ज़्यादा करेक्ट आंसर होता है। हाँ राइट प्रीति, इसलिए पता नहीं चल पा रहा। नेक्स्ट वीक से बिल्कुल सबकी टाइमिंग शेड्यूल आप लोगों को पता चल जाएगा, और अभी शेड्यूल बन गया है और आप लोग को भी जल्दी से पता चल जाएगा।
तो अब नेक्स्ट वीक से सबका टाइम चेंज हुआ है, तो अब आगे से 5 बजे मेरी क्लास रहेगी और सभी टीचर का भी आप लोगों को टाइम जल्दी पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए और कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके फैक्ट के रूप में प्रश्न आता है कि किस राज्य का गठन किस वर्ष में हुआ। तो यहाँ पर फैक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर गलती भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि फैक्ट क्या होता है हम लोगों को याद नहीं होता है। तो कोई नहीं, जब बार बार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, इसीलिए तो हम लोग प्रैक्टिस के लिए तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये बताना कि कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। तो देखेंगे सबसे पहले किसका गठन हुआ था। जैसे गोवा का गठन कब हुआ था? गोवा का 30 मई 1987 को गोवा का गठन हुआ। तेलंगाना का आपका 2 जून 2014 तेलंगाना का गठन हुआ। झारखंड का कब हुआ था? झारखंड का गठन, तो झारखंड का हुआ था 15 नवंबर 2002 ना, 15 नवंबर 2002 था, 15 नवंबर 2000 शायद, सॉरी 2000, हाँ 2000 था। और हरियाणा का 1966, हाँ 15 जुलाई नहीं 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 होगा। और आपका ये जो होगा हरियाणा का होगा 66, 1 नवंबर 1966, ठीक है। तो अब देखेंगे सबसे पहले आपका क्या आना चाहिए? 4 नंबर, उसके बाद आपका क्या आना चाहिए? 3rd, 4th, 3rd, फिर आपका क्या आएगा? नहीं सॉरी, सबसे पहले आपका आएगा 4, ठीक है 4 आएगा। 4 के बाद आपका क्या आएगा? फर्स्ट आएगा, फर्स्ट के बाद आपका 3rd और फिर 2, तो 4 20 का आंसर होगा, ठीक है। पहले आपका चौथा नंबर आएगा, चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा, हाँ 15 नवंबर, राइट, वेरी गुड प्रीति। तो इसका बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ भी आपका वही कालक्रम बताना है कि किसका गठन कब हुआ था। तो देखेंगे जैसे आपके छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को, ठीक है 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। अरुणाचल प्रदेश का कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था। झारखंड अभी हम लोगों ने देख लिया 15 नवंबर को हुआ था, 15 नवंबर 2000। सिक्किम का अभी हम लोगों ने सिक्किम का देखा, सिक्किम का कब हुआ था? 1975 में, 1975 में सिक्किम का गठन हुआ, ठीक है। तो देखेंगे सिक्किम का गठन 16 मई 1975। अब कालक्रम में आप लोग बिठाएं, सबसे पहले आपका क्या आएगा? सिक्किम आएगा, 4th नंबर आएगा सबसे पहले, फिर आपका क्या आएगा? 4th के बाद आपका 2 नंबर आएगा, 4-2, इसके बाद आपका क्या आएगा? 4-2-1-3, 4-2-1-3 कहाँ है देखेंगे? 4-2-1-3, 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 मुंह से 2002 निकलता है, सॉरी 2000। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, झारखंड 15 नवंबर 2000, ठीक है। और सिक्किम 16 मई 1975 को गठन हुआ था। तो इस हिसाब से 4-2-1-3 इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, मिलान वाले प्रश्न है। अब आप लोग मिलाएं
और इस तरह से आजकल प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मिलान वाले प्रश्न, कूट वाले प्रश्न, कथन कारण वाले प्रश्न। अब बिल्कुल सिंपल प्रश्न जो है एग्जाम में नहीं आता है। तो नागालैंड कब गठित हुआ था? नागालैंड आपका यहाँ पर वैसे देखिए 1963 होना चाहिए, पर यहाँ पर 1963 नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 और 2 कर लेंगे, 1962 कर लेंगे, ठीक है। नागालैंड का गठन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 में, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1 दिसंबर 1963, क्योंकि 63 है नहीं तो सबसे करीब उसके 1962 ही आएगा। हाँ राइट प्रीति, वेरी गुड। फिर झारखंड, जैसे अभी हम लोगों ने झारखंड देखा कि 9 नवंबर 2000 को हुआ था, तो झारखंड आपका 1 हो जाएगा। तेलंगाना 2014, सी का 4, और सिक्किम 1975, डी का 3। तो 2143 कहाँ है देखेंगे, 2143, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 2143। क्वेश्चन नंबर 136 का क्या हो जाएगा आंसर? 2143। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ? पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, जैसे कि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो उस समय क्या था, असम, बंगाल, पंजाब हमारे राज्य में थे। उस समय हिमाचल प्रदेश हमारे राज्य में नहीं था, ठीक है। उस समय हिमाचल प्रदेश क्या था, राज्य नहीं था। यहाँ पर क्या पूछा है, राज्य। तो उस समय हिमाचल प्रदेश राज्य नहीं था, क्या था, यूटी था। क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश राज्य कब बना? हिमाचल प्रदेश राज्य बना था 25 जनवरी 1971 को। हाँ राइट प्रीति, वेरी गुड। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल क्या बना, राज्य बना। इससे पहले हिमाचल प्रदेश क्या था, एक केंद्र शासित प्रदेश था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन, इंपॉर्टेंट है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? हाँ राइट प्रीति, वेरी गुड। तो राज्य पुनर्गठन की स्थापना देखिए, अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो यह इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। हाँ राइट गौरव, वेरी गुड। इसमें से कोई भी ऑप्शन क्या है आपका, सही नहीं है, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1953 को। कब हुई थी? 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1955 में। 1955 में आयोग गठन हुआ था। आयोग के सदस्य कौन कौन थे? तो आयोग में 3 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 में गठित हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, अध्यक्ष थे फजल अली। और अन्य 2 सदस्य थे, एक कौन थे? के.एम. पनिक्कर, और एक आपके थे एच.एन. कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर, इसके 2 अन्य सदस्य थे। तो फजल अली की अध्यक्षता में क्या हुआ था? फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। और उन्होंने रिपोर्ट कब दी थी? 1955 में। और 1956 में 1956 में क्या हुआ था? 1956 में आपका राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ। और उसी समय क्या हुआ था? हमारे कुल 14 राज्य बनाए गए थे। प्रारंभ में कितने राज्य गठित हुए थे? 14 राज्य गठित हुए थे। फिर बाद में धीरे धीरे आपके क्या हुए? राज्य
आगे जब हुआ उसमें परिवर्तन करके फिर आगे भी आपके राज्य शामिल हुए। तो जो प्रारंभ में 1956 के द्वारा जो आपका पुनर्गठन आयोग बना था उसमें कुल कितने राज्य थे? कुल 14 राज्य थे। और वर्तमान में आपके कितने हो गए? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। हाँ राइट गौरव, प्रीति राइट। निम्नलिखित में से कौन भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना? तो आपका आंध्र प्रदेश होगा। एक्चुअली भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन आयोग मतलब के पक्ष में नहीं थी सरकार। जैसे कि आप देखेंगे एसके धर आयोग आया था, एसके धर आयोग का गठन हुआ था। राज्य के पुनर्गठन के लिए सबसे पहले कौन से आयोग गठित हुई थी? राज्य के पुनर्गठन के लिए सबसे पहले आपकी जो गठित हुई थी जून 1948, ध्यान दीजिएगा, जून 1948 में सबसे पहले एसके धर समिति का गठन किया गया था। किस लिए? कि राज्य को भाषा का आधार माना जाए, या राज्य के गठन में भाषा को आधार माना जाए या नहीं। तो इन्होंने क्या रिपोर्ट दिया कि राज्य के गठन में भाषा को आधार न मानकर प्रशासनिक सुविधा को आधार मानना। एसके धर की रिपोर्ट में क्या एसके धर की जो रिपोर्ट आई थी उसमें क्या अनुशंसा की गई थी? तो उसमें यह अनुशंसा की गई थी कि भाषा को आधार न मानकर किसको आधार माना जाए? प्रशासनिक सुविधा को। फिर इसी समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए आपकी जेवीपी समिति बनी थी, जिसमें जवाहरलाल पटेल जी और पट्टाभी सितार मैया के अध्यक्षता में समिति बनी थी। उन्होंने भी इसका अध्ययन किया। तो उन्होंने भी माना कि राज्यों के गठन में भाषा को आधार न माना जाए, भाषा को आधार न माना जाए। पर बाद में क्या हुआ, जो हमारे आंध्र प्रदेश के थे श्री रामुल्लु पुटुल्लु स्वामी जी, उनका 56 दिन के अनशन के बाद क्या हो गया था? 56 दिन के अनशन के बाद मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के तुरंत बाद क्या हुआ? 1953 में सबसे पहले भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को सबसे पहले भाषा के आधार पर गठन किया गया था। ठीक है, क्या भाषा थी? तेलुगु थी। तो भाषा के आधार पर सबसे पहले किसका गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश का। पहले ये हो रहा था कि भाषा को आधार नहीं माना जाएगा, पर जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद फिर भाषा को आधार मानकर 1953 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश को गठित किया गया। और फिर उसी समय क्या हुआ? फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, एक राज्य पुनर्गठन आयोग कमेटी बनी और उसकी रिपोर्ट 1955 में आई। और 1956 में क्या हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग के उस पर 14 राज्य जो हमारे बने 1956 में बने। हाँ राइट, जून 1900। हाँ राइट गौरव। तो आज क्लास आपकी यहीं पर एंड होगी। आगे कल तो संडे है, कल तो ऑफ रहेगा। फिर आगे इसके, क्योंकि जो आपकी सिलेक्शन सीरीज चल रही है, एक्चुअली अभी संस्थान द्वारा कुछ नई इनिशिएटिव लिया गया है, कुछ नया आप लोगों के लिए, आप लोग के बेहतरी के लिए। तो उसमें आपके लक्ष्य सीरीज चलाई जा रही है, सिलेक्शन सीरीज। सिलेक्शन सीरीज के अंतर्गत आपके सब्जेक्ट वाइज PYQ कराए जा रहे हैं। तो इसमें आपके सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं। तो जैसे कि पॉलिटी क्या है, ये सब्जेक्ट वाइज आपका PYQ कराया जा रहा है। तो आगे की क्लास अब हम लोग मिलेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में लेंगे। इसके आगे से क्वेश्चन नंबर 139 है, इसके आगे से अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्लास में ज़रूर आएँ, ज्वाइन करें। ठीक है, आप लोग की स्ट्रेंथ रहती है तो मोटिवेशन मिलता है, और भी मेहनत करने की, मतलब हम लोगों को भी मेहनत करने की एक मोटिवेशन जो मिलता है वो आप लोगों से ही मिलता है।